वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है वो डिफरेंट एटॉमिक मास के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है, हैविंग डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर डिफरेंट एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। सो हम देखेंगे कि जो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होता है, विथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका हाई होता है उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है, इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है और सभी एलिमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करना चाहता है बाय रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस, क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में देखा था कि हैवी न्यूक्लियस के साइड में मींस फ्रॉम 170 अबोव ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 170, यहाँ पर जो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो जहाँ पर 170 से ऊपर होंगे वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाता है। डिक्रीज होना मतलब वे अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होके कुछ स्टेबिलिटी गेन करेंगे, क्योंकि जैसे हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। वो लाइटर न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो उस जो पेरेंट न्यूक्लियाई है या जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस या रेडियो एक्टिव डीके। ये जो फिनोमिना है इसको डिस्कवर किया था एच बैक्वेरेल ने 1896 में। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था बाई एक्सीडेंटली हुआ था, मतलब वे इस चीज का स्टडी नहीं कर रहे थे, कुछ दूसरा चीज का स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनको ये फिनोमिना उस स्टडी में मिला था। सो इसी के इन्हीं के नाम पर, बैक्वेरेल के नाम पर ही इनको, इनका जो यूनिट है एसआई यूनिट बैक्वेरेल BQ से डिनोट करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। सो ये जो फिनोमिना है नेचर में हम देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव फिनोमिना है वो 3 टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, रेडियो एक्टिव डीके। सो यहाँ से रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। पहला जो प्रोसेस होता है अल्फा डीके, अल्फा डीके प्रोसेस, जिसमें हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, साथ में अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम एटम या हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 4 मास नंबर एंड 2 एटॉमिक नंबर, हीलियम न्यूक्लियस इमिट करता है। सेकेंड बीटा डीके, बीटा डीके प्रोसेस में हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में चेंज होके कुछ चेंज करके इलेक्ट्रॉन, साथ में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन रिलीज करता है, इमिट करता है। थर्ड केस गामा, गामा डीके। इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of photon of energy release in form of photon. So these are the 3 phenomena occur in nature. ये जो फिनोमिना होते हैं, ये 3 फिनोमिना होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ
radioactivity. Of radioactivity. So law of radioactivity is the rate of decay of nuclei is proportional to the number of nuclei या number of undecay nuclei at that instant. So हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट पर इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 समय पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज n नॉट. स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या डीके प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आफ्टर t इज इक्वल किसी टाइम t पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे या नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्ली एंड इज n नॉट, number of nuclei will be n. So law of radioactivity, according to law of radioactivity, the rate of decay of nucleus या rate of disintegration, क्योंकि किसी टाइम इंस्टेंट t पर इंटीग्रेशन होगा, उस टाइम पर कितने न्यूक्लियस हैं, n है. सो इन्हीं न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होगा. सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn अपॉन dt is directly proportional to the number of nucleus present at that instant. So number of nucleus कितने हैं, and at किसी टाइम t पर number of nucleus n है, और हम अगर t इज इक्वल टू 0 समय पर लेते हैं तो कितना लिए थे, n नॉट लिए थे. नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटा देते हैं, सो देयर शुड बी अ कांस्टेंट dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n. एंड दिस disintegration process, in this disintegration process number of nuclei is decreasing. इसमें जो न्यूक्लियस डिके हो रहा है, सो डिके प्रोसेस में जो न्यूक्लियस डिके होते जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्ली क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी माइनस dn अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. सो माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा n, जहां पर लेमडा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज disintegration constant या decay constant. This is decay constant. So हमारे पास जो रिलेशन मिला है, this is relation number first for the disintegration process. Let us see. आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा. माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा n, जहां पर n इज द नंबर ऑफ न्यूक्ली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. आफ्टर t टाइम पर इंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद या डीके के बाद n नंबर ऑफ न्यूक्ली बचे हैं. सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा n. n इज लेमडा इज डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड. इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो लेट हम इसको मान लेते हैं कि ये जो डीके प्रोसेस हो रहा है t टाइम के लिए हो रहा है. ये जो प्रोसेस हो रहा है हैपेंस फॉर द टाइम t. सो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू किसी टाइम इंटरवल t तक के लिए करते हैं, 0 से t समय तक के लिए. तो t इज इक्वल टू 0 समय पर
जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस था या नंबर ऑफ न्यूक्ली था एट टी इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ न्यूक्लीज इज एन नॉट, एंड एट मान लेते हैं कि टाइम टी पर नंबर ऑफ न्यूक्ली इज एन। सो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, डी एन अपॉन एन फ्रॉम एन टू एन नॉट टू एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी, टी इज इक्वल टू 0 से टी तक के लिए। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो डी एन अपॉन एन, 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, या इसको log ई एक्स इस तरीके से लिखते हैं। सो दिस विल बी log ई एन, इसमें लिमिट लगा देते हैं एन नॉट टू एन इज इक्वल टू, this will be minus lambda t and limit will be t is equal to 0 to t. This will become log n minus log e n minus log e n naught is equal to minus lambda t. इस लिमिट इसमें 0 और t को पुट करेंगे, सो यहाँ से हमको इस तरीके से t माइनस 0, सो इट विल बी माइनस लैम्डा t log e n माइनस log e n नॉट। सो प्रॉपर्टी log का प्रॉपर्टी होता है log a माइनस log b, इट कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन b। सो हम इसको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ लिख सकते हैं log e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा t। दोनों इस साइड में हम log हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये हो जाएगा। So n is equal to n naught e raised to the power minus lambda t. This will be the equation known as equation of law of radioactivity. This is the equation of law of radioactivity. इसमें ये जो n है, capital N is the number of nuclei at time t, या nuclei remains after time t, and n naught is the number of nuclei at t is equal to 0. t is equal to 0 मतलब जहां पर इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नाउ डिके रेट मतलब जिस रेट में डिके प्रोसेस हो रहा है, द टोटल डिके रेट ऑफ सैंपल इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस disintegrating per unit. So decay rate is number of nuclei decaying, number of nuclei decay per unit time. किसी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्ली डिके हो जा रहे हैं, दिस इज नोन एज decay rate, represented by R is equal to dN upon dt. So decay rate
चूंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजिंग, सो माइनस dn/dt, एंड हमारे पास r इज इक्वल टू माइनस dn/dt। ये जो हमारे पास dn/dt आ रहा है, n की वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे, सो दिस विल बी dA/dt minus dn/dt is equal to n0 e raised to the power minus lambda t. R will be n0 lambda and here minus n0 minus lambda e raised to the power minus lambda t. So this will be R is equal to n0 lambda या lambda n0 e raised to the power minus lambda t. This can be written as R is equal to r0 e raised to the power minus lambda t. So here R is equal to lambda n0. So this is the decay rate। किसी टाइम इंस्टेंट t टाइम के बाद जो डिके रेट होगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा n। तो जहां पर r0 इज द डिसइंटीग्रेशन डिके रेट या डिके रेट एट t इज इक्वल टू 0। सो डिके रेट एट t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू किसी टाइम t पर के लिए एट टाइम t decay rate is equal to R is equal to lambda n, where n is equal to n0 e raised to the power minus lambda t. So this is known as decay rate। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये जो रेडियो एक्टिविटी हो रहा है न्यूक्लियस का, हर एक टाइम इंस्टेंट पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या डीके हो रहे हैं। सो यूनिट जो एसआई यूनिट है ये होता है बैक्वेरल एंड 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 न्यूक्ली या 1 डीके पर यूनिट टाइम, या 1 सेकंड में 1 डीके होता है, उसको हम 1 बैक्वेरल बोलते हैं। इसका एक अनदर यूनिट होता है क्यूरी, और ये क्यूरी का रिलेशन 1 बैक्वेरल के साथ में होता है 3.7 into 10 to the power 10 बैक्वेरल। So this is the SI unit of डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैक्वेरल होता है, इज इक्वल टू 1 डीके पर यूनिट। एंड इसका जो कॉमन यूनिट है, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है वो लार्ज अमाउंट में पर यूनिट टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस गो इनटू डीके प्रोसेस। सो कॉमन जो हम यूज करते हैं वो क्यूरी में करते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 बैक्वेरल। नाउ half life of disintegration process। half life क्या होता है, half life will be मान लेते हैं हमने कंसिडर किया था कि n0 इज द नंबर ऑफ न्यूक्ली एट t इज इक्वल टू 0 समय पे। t इज इक्वल टू 0 मीन्स जब डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो जो हाफ लाइफ होगा n0 को n0/2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और n0/2 न्यूक्लियस किसी टाइम इंस्टेंट पर बचे रहेंगे। सो दैट टाइम इंस्टेंट इज नोन एज हाफ लाइफ। दैट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल या जो न्यूक्लियस हैं, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस स्टार्टिंग में थे उनमें से आधे, उसमें से नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस हैं उसमें से आधे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे,
और आधे न्यूक्लियस बचे रहेंगे। मान लेते हैं कि 10 न्यूक्लियस हैं, 10 न्यूक्लियस टोटल 10 न्यूक्लियस हैं एन नॉट, एंड इसमें से डिसइंटीग्रेट होके जो एन नॉट बाई टू मीन्स 5 न्यूक्लियस क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। मीन्स इतने 5 न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट होने के लिए जितना समय लगा, दिस टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल। सो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, जो n की वैल्यू है, जो किसी टाइम t पर हम n की वैल्यू जो निकालते थे, n इज इक्वल टू n नॉट ई रिस्ट टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा टी, n नॉट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट ई रिस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा रिलेशन मिला था। सो एन नॉट चेंज होके किसी टाइम टी हाफ पर कितना हो जाएगा, एन नॉट 2 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द रिलेशन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई 2। सो एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, एन नॉट कैंसिल, दिस विल बी 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज़ द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। जब दोनों साइड लॉग लगाएंगे विथ बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ई 2 लॉग ई 1 बाई 2 इज इक्वल टू लॉग माइनस, सॉरी ये ई के साथ में लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा टी हाफ। ये माइनस है और इधर 1 बाई 2 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो वी विल गेट लॉग ई 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। सो फ्रॉम हियर टी हाफ इज इक्वल टू log E2 upon lambda, where T half is half life and lambda is disintegration constant या decay constant। यहाँ पर जो log 2 की वैल्यू जो हम लेते हैं, बेस E है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और उसका log 2 की वैल्यू रखेंगे, विथ बेस 10 के साथ में उसकी log 2 की वैल्यू रखेंगे। सो 0.693 upon lambda, this will be the relation for T half, 0.693 upon lambda, this will be the T half of that sample, या उसमें कितने भी amount of number of nucleus होंगे, it does not depends, उसके जो T half होगा उसके number of nucleus पर depend नहीं करेगा, it's only depends upon the disintegration constant। जिस disintegration constant के साथ न्यूक्लियस प्रोसेस हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि टी हाफ कितना होगा, ना कि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस के जो स्टार्टिंग में हम जितना लिए थे उस पर डिपेंड ना करके सिर्फ उसके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। सो दिस इज द हाफ लाइफ एंड next is mean life, mean life of radioactive nuclei। so mean life हम देखेंगे कि जो रेडियोएक्टिविटी हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस और इसका किसी टाइम t1 पर, मान लेते हैं t1 पर इसमें N1 न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं कुछ, उसमें से N नॉट माइनस N1 न्यूक्लियस क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। मीन्स T1 समय के लिए सिर्फ N1 न्यूक्लियस ही बचे हुए हैं, बाकी जो न्यूक्लियस हैं वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। इसके बाद N2, उसके बाद कुछ
न्यूक्लियस क्या हो गए, फिर से डिसइंटीग्रेट हो गए, N2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे हमारे पास। इस तरीके से एक प्रोसेस चलते रहेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो एक न्यूक्लियस है, इसमें जितने सारे न्यूक्लियस हैं उसमें से हर एक एक न्यूक्लियस कुछ समय के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए क्या है, डीके प्रोसेस से पहले क्या है, उसका लाइफ है। डीके प्रोसेस के बाद वो किसी दूसरे न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो हर एक एक न्यूक्लियस का कुछ समय तक के लिए वो क्या है, उसका लाइफ है। और एन से एन नॉट तक जितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए उसकी लाइफ T1 है। N1 से एन नॉट से N2 तक जितने डिसइंटीग्रेट हो गए उन सब की लाइफ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक T2 है। उनकी जो लाइफ है, लाइफ टाइम है, वो क्या है, T2 है। तो सभी न्यूक्लियस, हम जितने न्यूक्लियस ले रहे हैं उसमें से सभी न्यूक्लियस का लाइफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उन सभी न्यूक्लियस के लाइफ टाइम को ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस के साथ डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी द मीन लाइफ। जो हमको मिलेगा वो उसका मीन लाइफ होगा। सो हम कंसिडर करते हैं कि n नंबर ऑफ, मान लेते हैं dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्ली डिसइंटीग्रेट इन dt t2 t प्लस dt टाइम में, मीन्स t टाइम में n है और t प्लस dt टाइम में ये क्या हो जाएगा, n माइनस dn। इट मीन्स dn जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो गए। इसका जो मीन लाइफ हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि जो dt है वो टाइम चेंज बहुत ही क्या है, माइन्यूर है, बहुत कम है। मीन लाइफ हम क्या ले लेंगे, इसका मतलब टोटल लाइफ ऑफ डी1 न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टी इंटू डी एन टोटल लाइफ टी इंटू डी एन। अगर हम कंसिडर करते हैं टोटल इंटीग्रेशन का, जो कि एन नॉट न्यूक्लियाई से टोटल 0 न्यूक्लियाई, मतलब सभी न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। टोटल लाइफ विल बी 0 to n naught dn, this will be 0 to n naught। एक्चुअली ये क्या होगा, n to 0 होगा, n naught to 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, बट इट इज इन निगेटिव, चेंज हो रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जस्ट अपोजिट। इसका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब घट रहा है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे और ये निगेटिव लेंगे। ये हो जाएगा n नॉट एंड दिस विल बी 0। हमारे पास dn इज इक्वल टू है माइनस लैम्डा dt, क्योंकि हमने माइनस n नॉट लैम्डा dt ये हमने देखा था, n नॉट लैम्डा dt। दिस विल बी माइनस n नॉट इट इज द पावर माइनस लैम्डा dt। अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं dn का by putting this into this equation, total lifetime will be integration of 0 to n naught lambda e raised to the power minus lambda t dt। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा और
this is total life, so mean life will be total life upon uh, total number of nuclei, and total number of nuclei is n naught. So mean life is represented by tau. Total life will be 0, n naught, e is the lambda, e is the power minus lambda t dt, and upon n naught. By calculating this, we will get 1 upon lambda. Mean life will be 1 upon lambda, where lambda is decay constant or disintegration constant. So from this relation, we can find out the relation between half life and mean life also. So here tau is equal to 1 upon lambda, and we know that t half is equal to 0.693 upon lambda. So here tau 0.693. This will be the half life, relation between half life and mean life, or it can also be written as like that: log E2 upon lambda is equal to tau log E2. So you have to know this relation only. And now let us see one numerical problem. The half-life of radon is 3. Find the half-life of uranium 238. uranium 238 का हमको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है. Here is given 1 gram of if 1 gram of uranium emits 1.2 into 10 raised to the power 4 alpha particles. If 1 gram of uranium emits 1.24 into 10 raised to the power 4 alpha particles, means uranium 238 का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस हो रहा है, कुछ लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, प्लस अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है. सो 1 ग्राम जो यूरेनियम न्यूक्लियस है, जितने 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे उसको पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is given minus dn upon dt will be is given 1.24 10⁴ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जितने अल्फा पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे उसका लाइटर न्यूक्लियाई में भी चेंज होंगे. एंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एवोगाड्रो नंबर इज गिवन एन नॉट, या इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 6.025 into 10 raised to the power 23. This is Avogadro number. So let us calculate the number of atoms in 1 gram of uranium. क्योंकि जो एवोगाड्रो नंबर रहता है यहाँ पर 238 ग्राम of uranium contains 6.25 into 10 raised to the power 23 atoms या न्यूक्लियस. जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे. सो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम
uranium contains 6.025 into 10 to the power 23 upon 238 atoms या nucleus. So this is the number of 1 gram of यूरेनियम न्यूक्लियस. जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाएंगे 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियस में, दिस इज दैट अमाउंट. सो एन नॉट विल बी 6.02 into 25 into 10 is power 23 upon 238. This is n naught. Now we have to calculate half life. So to calculate half life we have to know the value of lambda, and dn upon dt is equal to lambda n. This is the relation. So we will get here minus dn upon dt is given 1.24 into 10 to the power minus 10 to the power 4 is equal to lambda into इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर. एंड नॉट इज हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इनिशियल t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए है. अगर हम इसी को t टाइम के लिए लेते हैं सो दिस विल बी n हो जाएगा, और n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो दिस विल बी पुट हियर 6.25 into 10 to the power 23 upon 238. नाउ we can calculate lambda की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 23 lambda will be 1.24 into 10 to the power 4 into 238 upon 6.025 into 10 to the power 23. This is value of lambda. Now you can calculate the half life. Half life will be t half is equal to 0.693 upon lambda. So by putting the value of lambda here you can calculate t half, and this is given in per second. This is given in per second because that alpha particle emits 1 gram of uranium particles emit 2.24 into 10 to the power 4 alpha particles per second. It is given in second. You have to convert it into year. इसको ईयर में कन्वर्ट करना है. कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ. You have to try this. 4.256 into 10 is the power 10 year means यूरेनियम के 1 ग्राम को हाफ डिसइंटीग्रेट करने के लिए हमको इतने साल लगेंगे. 4 into 256 into 10 is the power 10 year. So this will be the half life, mean life and radioactivity or radioactive decay. Now let us see the natural processes, how the natural processes occur, like alpha decay. This is the nuclear phenomena in which the heavy particle disintegrate into a lighter nuclei and there is emission of alpha particle. कोई एक हैवी न्यूक्लियस है मान लेते हैं जिसका नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर इज ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड. ये डिसइंटीग्रेट होगा और एक न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा जिसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा. मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है having 4 and 2, that is helium atom, helium nucleus. So यहाँ पर जो 4 निकल रहा है सो a minus 4 and 2 so z minus 2, क्योंकि यहाँ से जो
This is parent nuclei, parent nucleus. This is daughter nucleus. This is अल्फा पार्टिकल. सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस है, हैविंग ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ए है, और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो जब हैवी न्यूक्लियस से एक एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, सो अल्फा पार्टिकल हैविंग 4 नंबर ऑफ मास नंबर एंड 2 एटॉमिक नंबर. सो उतने ही मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसके डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. लेट अस सी वन एग्जांपल. 23892 यूरेनियम, जब इसका अल्फा डीके होता है, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू थोरियम. 234 and 92 will be converted into 90 plus 42He with some amount of energy. क्योंकि हैवी न्यूक्लियस जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले न्यूक्ली में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. सो दिस इज द अल्फा डीके. और ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इट इज नोन एज क्यू वैल्यू. दिस इज क्यू वैल्यू. और ये जो क्यू वैल्यू होगा, दिस विल बी द डिफरेंस इन द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, या बोल सकते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के मास के बीच में जो डिफरेंस होगा वही उसके एनर्जी में कन्वर्ट होगा. एंड दिस एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 2 डॉटर न्यूक्लियाई. 2 डॉटर न्यूक्लियाई में उसके जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड एक्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाई. इन दोनों न्यूक्लियाई के काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे. सो यहाँ पर जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्लियस में चेंज हो रहे हैं. ये क्या होगा, मास ऑफ दिस थोरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस, द सम ऑफ मास ऑफ थोरियम न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर देन मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस. इन दोनों का जो मास का जो सम होगा, इसके मास के सम से थोड़ा सा कम होगा, और वही जो डिफरेंस मास में डिफरेंस होगा will be converted into energy known as Q value. So what will be the Q value? From the mass energy equivalence relation, आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, E is equal to mc square. So m will be mass difference del m c square is equal to, अगर हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं, this is x, this is y and this is alpha particle. So what will be the mass of parent nuclei minus mass of daughter nuclei minus mass of alpha particle into c square. This is the Q value in alpha decay process. अल्फा डीके प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. ये जो एनर्जी निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम एंड हीलियम. यहाँ पर यूरेनियम थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है. सो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, स्प्लिट होगा, अल्फा डीके होगा, ये बहुत तेज रफ्तार से, बहुत हाई स्पीड से क्या करना स्टार्ट करेंगे, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे. So these energies are the kinetic energy of this thorium and helium. अगर ये पहले से ही काइनेटिक एनर्जी में है, अगर यूरेनियम को हम रेस्ट पे रखे हैं और रेस्ट पर रखने के बाद ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होके ये जो दोनों थोरियम और हीलियम कुछ अमाउंट में कुछ वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे. सो ये जो एनर्जी होगा ये बोल सकते हैं कि कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस थोरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस। लेकिन अगर ये यूरेनियम पहले से कुछ मोशन में है, अगर इस मोशन में है, सो ये जो एनर्जी कन्वर्ट होगा, इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, स्टॉप करने के लिए लगेगा कुछ, और ये जो थोरियम और हीलियम न्यूक्लियस है वो भी कुछ मूवमेंट करेंगे, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो यहाँ देखेंगे कि जो एनर्जी रिलीज होता है, इट इज नोन एज क्यू वैल्यू mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द अल्फा डीके प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज बीटा डीके प्रोसेस। लेट अस सी beta decay process. In the beta decay process we have seen that electrons and positrons are emitted. Beta decay, so this process is divided into two parts. First is beta plus decay and beta minus decay. So in first beta plus decay, when heavy nucleus या unstable nucleus X having mass number A and atomic number Z undergo disintegration process या beta decay process, so mass number of this nucleus is same, only the atomic number will be changed. In beta decay process there is emission of positron emission होता है। ये positron एक पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, बट हैविंग अपोजिट चार्ज। ये प्रोटॉन नहीं है, दिस इज पॉजिट्रॉन हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। सो पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, एंड चूंकि ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। पॉजिट्रॉन इमिट होगा, सो यहां से जेड से एक पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इसलिए जेड -1 हो जाएगा, लेकिन इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस विल बी ए जेड -1y प्लस ई प्लस इसमें कुछ अमाउंट में न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। दिस इज न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, चार्जलेस होते हैं, हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रिनो के पास नो चार्ज होते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, एंड ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने के लिए, मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो तो हो रहा है, क्योंकि जितने चार्ज इधर हैं उतने चार्ज इधर हैं, लेकिन विथ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम यहाँ पर मास का कंजर्वेशन देखेंगे तो जब न्यूट्रिनो पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं तो उसका कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। सो टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास देयर इज इमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, साथ में न्यूट्रिनो भी इमिट करता है। बेसिकली अगर इस प्रोसेस को देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अगर जेड चेंज हो रहा है, सो ए क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू ए। अगर जेड एक कम हो गया मीन्स प्रोटॉन एक कम हो गया, सो देयर शुड बी डिक्रीज इन ए आल्सो। ए का भी वैल्यू चेंज होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस होता है बीटा प्लस डीके में, जो बेसिकली जो प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड जेड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन। सो यहाँ पर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूट्रॉन में। कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इन
बीटा प्लस डीके प्रोसेस। सो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो प्रोटॉन बनता है। सो उसके साथ में न्यूट्रिनो भी क्या होता है, इमिट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेसिक प्रोसेस ऑफ बीटा प्लस डीके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम का, हैविंग 22 मास नंबर एंड 11 atomic number, will convert into neon having 22 mass number and 10 atomic number plus positron plus neutrino. This is beta plus decay process, and this neutrino is uncharged particle having no charge. ये हो सकते हैं कि न्यूट्रिनो जो पार्टिकल वहां से इमिट होता है, दिस इज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास को कंजर्व करने के लिए वहां से कुछ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स इमिट होते हैं। बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन इमिटेड, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब यहां होगा कैसे देखते हैं। हैविंग ए नंबर एंड जेड नंबर ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कन्वर्टेड इनटू ए विल बी सेम। बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होता है। You have to remember this. In beta decay process, mass number never be changed. So Az and Z plus 1 and with electron with antineutrino. Basically इसको फिर से देखे थे कि जो बीटा प्लस में क्या था, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन था। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन होगा। सो लेट अस सी, न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, रिलीज होगा विथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। दिस इज बेसिक ऑफ बीटा डीके प्रोसेस। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, सो बीटा डीके प्रोसेस में फास्फोरस का 32 having atomic number 15 undergoes beta minus decay. So what will be the 32 will be the mass number and 16 will be the atomic number. So atomic number 16 होता है सल्फर का, प्लस इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा with एंटी न्यूट्रिनो। दिस विल बी द बीटा माइनस डीके। Next, alpha decay is there. Beta decay में beta minus beta plus decay. अब next is gamma decay. So gamma decay is different from this two natural processes. जो अल्फा और बीटा डीके हमने जो पढ़ा है, इससे टोटली डिफरेंट है। गामा डीके प्रोसेस में किसी भी प्रकार का उसके मास नंबर या एटॉमिक नंबर में चेंजेस नहीं आते हैं। ये जो गामा डीके प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्टेट। अगर हम एक एनर्जी स्टेट बनाते हैं लाइक दैट, दीज आर द एनर्जी स्टेट। इट इज लोअर एनर्जी स्टेट, इससे हायर एनर्जी स्टेट ये है और इससे हायर एनर्जी स्टेट ये है। एनर्जी स्टेट मतलब जिसका एनर्जी वैल्यूज ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर डीके प्रोसेस में देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते जाता है। बीटा डीके प्रोसेस होने के बाद, मान लेते हैं बीटा डीके प्रोसेस होने के बाद कोई जो एलिमेंट है, यहाँ से बीटा डीके प्रोसेस होने के बाद कोई जो न्यूक्ली है इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट पर आ रहा है, एंड दिस इज नॉट द लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ दैट
न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का लोअर एनर्जी स्टेट नहीं है, उससे भी एक लोअर एनर्जी स्टेट यहाँ पर है जिसको वो कुछ एनर्जी रिलीज करके गेन कर सकता है इस स्टेट को। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बीटा डीके या अल्फा डीके प्रोसेस होने के बाद जो पार्टिकल्स या जो न्यूक्लियस जिस स्टेट पर आते हैं, ये उसका मेटा स्टेबल स्टेट होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर y आ गया, लेकिन ये अभी भी अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, मतलब इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करके फिर से स्टेबल स्टेट में आ सकता है विदाउट रिलीजिंग और विदाउट एनी स्प्लिटिंग। बिना स्प्लिटिंग के सिर्फ एनर्जी को ही छोड़ के वो क्या कर सकता है, नीचे लोअर एनर्जी स्टेट पर आ सकता है। सो इस केस में क्या करेगा, उसने अल्फा डीके तो कर लिया, बीटा डीके तो कर लिया, लेकिन अब उसके पास अभी भी अनस्टेबिलिटी है, मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इस केस में क्या करेगा कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, मीन्स आफ्टर बीटा डीके प्रोसेस, आफ्टर अल्फा डीके प्रोसेस हो जाने के बाद भी कुछ अनस्टेबिलिटी होता है उस न्यूक्लियस में। सो उस न्यूक्लियस को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ बहुत लार्ज अमाउंट का होता है, मतलब वेरी हाई अमाउंट का एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मैं ये जो एस्ट्रिक लगा रहा हूँ, दिस इज शोज द अनस्टेबिलिटी, दिस शोज द अनस्टेबिलिटी। यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सो एलिमेंट का जो साइन होगा वो भी चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबिलिटी। स्टेबल आ गया, साथ में गामा फोटॉन्स क्या करेगा, रिलीज करेगा, गामा रेज रिलीज करेगा। एंड दिस गामा रेज आर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के फॉर्म में होता है। और हमने फोटॉन्स के बारे में पढ़ा है, फोटॉन्स आर अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनचार्ज्ड पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनचार्ज होते हैं, डज नॉट डेविएटेड बाय द एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो गामा रेज होते हैं वेरी हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं या इमिट होते हैं। सो दिस इज द गामा डीके प्रोसेस। नाउ लेट अस सी द फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस। फिजन और फ्यूजन को एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं। फिजन एंड फ्यूजन। फिजन प्रोसेस मैंने बताया था कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, वो जब इनके पास स्टेबिलिटी कम होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ में अपने और किसी लाइटर न्यूक्लियाई के साथ में एडअप हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमने जो ग्राफ में देखा था इस तरीके से हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ रहा था, तो लाइटर न्यूक्लियॉन का जो यहाँ पर लेस देन 20, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है बहुत कम होता है। और विथ इंक्रीज इन मास नंबर, ए के साथ में उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है। सो उस केस में क्या होगा कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, कोई दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और एक हैवियर, उन दोनों लाइटर न्यूक्लियाई से कोई हैवियर न्यूक्लियाई बनाएगा, साथ में फ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन अपने एक और हाइड्रोजन एटम से मिलके फ्यूज होके ड्यूटेरियम बनाता है विथ रिलीज, with electron release, neutrino with some high amount of energy. It is in the range of mega electron volt, about 0.42 mega electron volt. Mega electron volt, it means it is very hard, means it is large amount of energy. 11 H plus 11 H
fused to form deuterium another। और ये जो एनर्जी इमिट हो रहा है या रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द mass of the reactants, yeah, we can say mass of parent nuclei, this is parent nuclei is greater than the mass of daughter nuclei। these are the daughter nuclei के मास से कम हाई होता है, ज्यादा होता है। सो मास डिफरेंस बिटवीन दिस टू न्यूक्लियसेस, जो जितने पेरेंट न्यूक्लियस हैं और डॉटर न्यूक्लियस हैं, उनके मास के डिफरेंस में जो डिफरेंस मिलता है हमको, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वही एनर्जी हमको यहाँ मिलता है विच इज इन ट्रेमेंडस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। और फॉर द फ्यूजन रिएक्शन कंडीशन इज दैट टेम्परेचर शुड बी लार्ज, और कितना लार्ज होना चाहिए, 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर में होना चाहिए। सेकेंड, प्रेशर शुड ऑल्सो बी लार्ज, बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है सन में होता है, एंड फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी। फ्यूजन से रिएक्शन के थ्रू ही, क्योंकि हमको पता है कि कंपोजिशन ऑफ सन इज हीलियम एंड हाइड्रोजन, और these are the lighter nuclei। so जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के फॉर्म में जो हमको एनर्जी मिलती है, these are the because of fusion reaction in सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज फ्यूजन रिएक्शन हम का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर या 2 से 3 स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। टू बी स्टेबल होने के लिए 2 लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हैवियर न्यूक्लियस है उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या होता है, कम होता है लाइटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में। अबाउट A greater than 170 170 से ऊपर के जो मास नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है उसके कंपैरिजन में, जो लाइटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में कम होता है। सो टू गेट स्टेबल, एक हायर न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियस में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज फ्यूजन रिएक्शन। ये एनर्जी कहाँ से आता है, इसका जो मास प्लस इसका जो मास होगा, मास ऑफ मान लेते हैं x और y, सो मास ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन, मान लेते हैं कि ये कैपिटल X है, तो मास ऑफ x से क्या होगा, कम होगा, और ये जो एनर्जी मास डिफरेंस आ रहा है वही हमको बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी देता है। दिस इज इन ऑर्डर ऑफ about 200 mega electron volt। so you can imagine what कितना large amount of energy यहाँ से रिलीज होता है। so this is the fusion reaction। अगर इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, तो this is जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास यूरेनियम 235 है। फ्यूजन रिएक्शन हमेशा हैवी न्यूक्लियस में होता है, सो वी आर टेकिंग 235 यूरेनियम न्यूक्लियस, और ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा। इसमें 0-1 न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करते हैं, एंड बम्बार्डमेंट करने के बाद इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। पहले तो क्या होगा कि कैप्चर करेगा न्यूट्रॉन्स को 236, 92, और ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद, चूंकि अनस्टेबल हो गया तो डिसइंटीग्रेट होगा किसमें,
बेरियम में 144 56 बेरियम प्लस होगा क्रिप्टॉन 89 36 क्रिप्टॉन with 3 another neutrons and energy. So this is energy of energy releases in fission reaction. और ये फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो इसके मास के डिफरेंस के जो मास का डिफरेंस होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और इसके साथ में जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो, और जो हमारे पास यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं उनमें से किसी 3 न्यूक्लियस पर जाके फिर से ये इंसिडेंट होगा और उन तीनों न्यूक्लियस का फिर से क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा. सो इस तरीके से ये चेन प्रोसेस होते जाता है. लाइक जैसे कि हम देखते हैं कि हमने पहले एक न्यूट्रॉन को दिया, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर बम्बार्डमेंट हुआ और क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए. ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर 3 यूरेनियम को करेंगे, फिर ये 3 करेंगे. इस तरीके से ये चेन रिएक्शन होते हुए फ्यूजन रिएक्शन फिजन रिएक्शन होता है. सो दिस इज द ऑल डिलीटेड पार्ट ऑफ योर सिलेबस. जितना भी आज हमने एक्सप्लेन किया है, दिस ऑल द डिलीटेड पार्ट ऑफ योर सिलेबस. So you have to know about this and keep studying. Thank you.